हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IQ ईयर के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वायु गुणवत्ता मापने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है IQ ईयर। तो उसके द्वारा यह बताया गया है कि पूरे विश्व स्तर पर मुंबई दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब स्तर पर है। तो जो मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 तक पहुंच गया है, जो कि सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा अधिक है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यह भी वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ऊपर बात करें, यानी पहले स्थान पर कौन है, तो चीन की कैपिटल बीजिंग। अगर हम दोस्तों वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें, तो उसमें बीजिंग पहले स्थान पर है, जो कि चाइना में है। दूसरे स्थान पर है मुंबई और तीसरे स्थान पर है कराची, जो कि पाकिस्तान में है। फिर जेरूसलम है, फिर सैनयांग है, जो कि चाइना का एक शहर है, और फिर 6वें नंबर पर है दिल्ली, और 7वें नंबर पर दुबई है, जो कि UAE में है। तो ये है वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर। और ये जो इंडेक्स या ये जो आंकड़े जारी किए हैं, ये जारी किए हैं किसने? IQ ईयर ने। दोस्तों, द लेसेंट के द्वारा एक अध्ययन किया गया था और इस अध्ययन में ये पता चला है कि 2019 में भारत में लगभग 1.6 मिलियन लोगों की जो मौत है वो वायु प्रदूषण के कारण हुई है। वायु प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक $5.1 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स की बात आई है तो हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक 64 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की जो लिस्ट जारी की गई थी 2023 में, उसमें मुंबई 21वें और दिल्ली 36वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का 77वां स्थान रहा है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था, उसमें भारत का 80वां स्थान रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के IIT बॉम्बे का 149वां स्थान रहा है। तो ये है अभी हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई-बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई-बुक है, ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई-बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई-बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और PDF, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो अभी हाल ही में राजकुमार राव को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। तो दोस्तों, एक्टर राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी जी को भी चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया था। चलिए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी
50 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और चुनाव आयोग का काम होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है या उसके 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो जो पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात आई है तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अब वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं। कुछ समय पहले चुनाव आयोग के द्वारा ही एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अब भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये अब भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां बन गई हैं। इसमें जो नई पार्टी जुड़ी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो इप्सिता दास गुप्ता एचपी की भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी बनी हैं। मोहम्मद समी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति याद रखिएगा, इनकी जो नियुक्ति है वो जेनेवा में हुई है। सिद्धार्थ मर्दुल की बात करें तो ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बीके मोहंती इरेदा में वित्त निदेशक बने हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष और गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। तो ये है हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस रॉकेट का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा विक्रम फर्स्ट। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया गया है और इस रॉकेट को फाइनली अगले साल तक लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट होगी, इस रॉकेट से 300 किलोग्राम पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जा सकता है। विक्रम फर्स्ट को कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये जो विक्रम फर्स्ट है ये स्काई रूट का दूसरा रॉकेट है। पिछले साल यानी 2022 में स्काई रूट के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था विक्रम एस। तो 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया था और अब इसके बाद विक्रम फर्स्ट रॉकेट को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस है क्या? चलिए इसको समझते हैं। तो स्काई रूट भारत की एक निजी एरोस्पेस कंपनी है, यानी कि निजी तौर पर बनाई गई एक ऐसी कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च करने का काम करती है। इसकी स्थापना 12 जून 2018 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इसके द्वारा जो पहली रॉकेट लॉन्च की गई थी उसका नाम था विक्रम एस और अब अगले साल विक्रम फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत टैक्स 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया जाएगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन होगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इस आयोजन में 40 देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर टैक्स का मतलब है टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से। तो भारत टैक्स 2024 5F विजन पर आधारित होगा जिसमें फर्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फॉरेन तक शामिल किया गया है। तो ये है 5F। तो 5F का मतलब फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो इन 5 विजन पर आधारित होगा ये भारत टैक्स। दोस्तों, भारत टैक्स वैश्विक निवेशकों और खरीदारों के लिए एक फोरम प्रदान करेगा। यहां पर बात आई है सम्मेलन की, तो 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था।
G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ था, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में और श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये है 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह सप्ताह मनाया जाएगा 24 से 31 अक्टूबर तक। दोस्तों, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 24 से 31 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा और इस सप्ताह को जो मनाने का उद्देश्य है वो है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस साल की मेजबानी नाइजीरिया के द्वारा की जा रही है। 2012 में यूनेस्को के द्वारा इस सप्ताह को लॉन्च किया गया था। तो ये जो बेसिक पॉइंट हैं इन्हें आप नोट जरूर करते जाइएगा। 2023 के लिए थीम है डिजिटल स्थानों में मीडिया और सूचना साक्षरता, एक सामूहिक वैश्विक एजेंडा। तो ये है 2023 की थीम। इसके अलावा एक और बात आप याद रखिएगा कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह के महत्व को मान्यता दी है। दोस्तों, यहां पर बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके प्रमुख हैं आड्रे अजोले, जो कि इसके महानिदेशक हैं। मूल संगठन है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसके 193 सदस्य हैं। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने के लिए प्रेरित करना। अब आप बताइएगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या भारत में कितनी हो गई है और हाल ही में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अभी घोषित किए गए हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने कितने देशों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 7। तो इन 7 देशों में भारत शामिल है और भारत के अलावा रसिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान शामिल है। तो इन 7 देशों के नागरिकों को श्रीलंका के द्वारा फ्री टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा और अभी हाल ही में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है श्रीलंका के द्वारा, जो पायलट प्रोजेक्ट 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। इन 7 देशों के जो पर्यटक हैं वो श्रीलंका के लिए बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकते हैं। श्रीलंका के इस कदम का उद्देश्य है श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि श्रीलंका का जो टूरिज्म है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, जिसके कारण वहां की इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है। तो श्रीलंका अब ये चाह रहा है कि इस फ्री टूरिस्ट वीजा पॉलिसी से यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, जिससे वहां की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने और करेंसी है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है और इन 12 वैज्ञानिकों में भारतीय मूल के अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश भी शामिल हैं। तो अशोक गाडगिल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक दिया गया है और सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1959 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस की स्थापना की थी और इसे यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसी के द्वारा ये पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। बात आई है पुरस्कार की, तो 2023 के पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इस साल 84 कलाकारों को दिया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस साल 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने जीता है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर एक ग्रीस के द्वारा PM मोदी जी को दिया गया है। इसके अलावा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 रतन टाटा जी को दिया गया है। ये हैं हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार।
अगला क्वेश्चन है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक। तो दोस्तों S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। और दोस्तों S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा यह बताया गया है कि 2023 के कैलेंडर वर्ष के दौरान भी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है। अगला क्वेश्चन है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो गोवा में 20 से 28 नवंबर 2023 तक 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरामा खंड के लिए 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। अगर हम फीचर फिल्मों की बात करें तो इसमें मलयालम की अट्टम, बंगाली फिल्म अर्धांगिनी, हिंदी फिल्म ढाई आखर और कन्नड़ की कंतारा फिल्म को शामिल किया गया है। गैर फीचर फिल्मों की बात करें तो अंग्रेजी की 1947 ब्रेक्जिट इंडिया, हिंदी की बासन और मराठी की उत्सव मूर्ति को शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका आयोजन गोवा में होता है और यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा और गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फिल्म फेस्टिवल है भारत का। इस महोत्सव में भारत और विश्व की फिल्मों को एक मंच प्रदान किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं रोज। तो एक नया रिकॉर्ड बना है। तो सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। और ग्लेन मैक्सवेल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रन से जीत दर्ज की है, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है नीदरलैंड पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंद में शतक बनाया है, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो उन्होंने 44 गेंदों में 106 रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये दो रिकॉर्ड बने हैं, यानी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना है और सबसे कम गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड बना है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा। तो उन्होंने अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर के बीच चाइना के होंगजू शहर में किया जाएगा। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। तो जो अभी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा बने थे। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। अभी हाल ही में कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है और वो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहां शुरू किया गया है? गांधीनगर में। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया है? यमन से। चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बने हैं? संजय कुमार जैन। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। हाल ही में किस देश ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? चाइना ने।
अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रदान किए गए हैं? जितेंद्र सिंह के द्वारा। वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नगरों के प्राचीन नाम। तो प्रयागराज को पहले इलाहाबाद बोला जाता था और इलाहाबाद से पहले इसको प्रयागराज ही बोला जाता था। चेन्नई की बात करें तो इसे मद्रास, गुवाहाटी को गुवाहाटी और कोझिकोड को कालीकट, लखनऊ को लखनौती, पटना को पाटलिपुत्र, पणजी को पंजिम और अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था। बड़ोदरा को बड़ौदा, विशाखापत्तनम को विजयपट्टनम और ब्रह्मवत्र को कानपुर देहात बोला जाता था और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता था। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख नगर और उनके प्राचीन नाम। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था न्यूयॉर्क। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर न्यूयॉर्क दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।